गुड मॉर्निंग ऑल। मैं दीपक योगेश्वर ब्लू लाइन विश्वास से। जय माता दी। और मैं आज आपको एक बात बताना चाहता था कि किस तरह से कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कोई चीज़ें ऐसी जो कि आपकी फाइल को इम्प्रूव कर सकती हैं और आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को किस तरह बढ़िया कर सकते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जो सबसे पहले आपका कोई टूरिस्ट वीज़ा है, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, तो उसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि सबसे पहले आपका चेक किया जाता है उसमें आपका कवरिंग लेटर, एसओपी। एसओपी को हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोलते हैं, उसको हम एसओपी स्टडी वीजा में बोलते हैं, और कवरिंग लेटर बोलते हैं हम टूरिस्ट वीजा में। किसी भी एम्बेसी ऑफिसर ने पहले आपकी फाइल उठानी है तो कंप्यूटर में उसके सामने आपके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं जा रहे होते। उनका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके बेसिस पे वो आपके फॉर्म्स, वो आपका कवरिंग लेटर, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट सीक्वेंस में लगवाते हैं। एंड दिस उनके लिए बहुत इजी हो जाता है वो लगना। जिस काम को हमारे को करने को महीना 2 महीना लग जाते हैं, उनके लिए उस चीज को देखना काफी आसान कर दिया गया है एआई की मदद से। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी से, जो कंप्यूटर पे सामने उनके आते हैं। तो दे कैन पुट अप द स्क्रीन ऐसे ऐसे करके आपके फॉर्म्स दे सकते हैं। एंड दे हैव टच स्क्रीन। चलो, वो तो जो भी इक्विपमेंट्स है तो एम्बेसी हमेशा बेस्ट ही देती है। तो क्या होता है, कवरिंग लेटर का जो मेन मोटिव होता है, कवरिंग लेटर का मोटिव होता है कि आपका एम्बेसी ऑफिसर को आपके बारे में क्या नॉलेज मिल रही है। इसको हम ऐसे समझ के देखें कि मान लीजिए आपने एक रिज्यूमे बना के दे रहे हो, वो कवरिंग लेटर एक रिज्यूमे है। उसी तरह स्टडी वीजा में एसओपी, स्टूडेंट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो भी एक रिज्यूमे है। जैसे हम जॉब्स के लिए जाते हैं तो आप रिज्यूमे देते हो, उसी तरह कवरिंग लेटर भी एक तरह का रिज्यूमे ही होता है। तो उसको बनाने में एक स्किल चाहिए होती है। देखिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम कैनेडियन एम्बेसी की आज की बात करें तो 22 लाख एप्लीकेशंस होल्ड पे हैं जिनका डिसीजन नहीं आया। बट पहले 24 थी, कम हुई। तो जो कम हो रही है, अब 2 लाख एप्लीकेशंस कम करना कोई छोटी मोटी बात तो होती नहीं। तो उसके लिए उनको स्टाफ भी बढ़ाना पड़ा। और किस तरह से गवर्नमेंट ने, हर कंट्री में ही ऐसा प्रॉब्लम चल रहा था उनका, बट इंडिया में सबसे ज्यादा तक, बिकॉज पॉपुलेशन ज्यादा है और एप्लीकेंट्स ज्यादा है। तो आजकल के टाइम में जो भी जाना चाह रहा है बाहर, उसका यही मोटिव होता है, चलो मैं वहां जाके सेट हो जाऊं। बट हम मुद्दे को ना चेंज करते हुए दोबारा से आते हैं कि वो एक कवरिंग लेटर जो होती है, वो चाहते हैं कि 5-5, 6-6 पेजेस की, 2-2, 3-3 पेजेस की कवरिंग लेटर पढ़ने का टाइम कहाँ है उसके पास। जिनके पास एम्बेसी के हेड ने उनको बोल रखा है कि आपके पास 22 लाख एप्लीकेशंस हैं, तो आप 2-2, 3-3 पेजेस की कवरिंग लेटर काम की लगती हैं आपको उस टाइम। वो आपके डॉक्यूमेंट्स भी चेक करने हैं, आपके कवरिंग लेटर पहले पूरी पढ़ें, तो इट्स अ टाइम वेस्टेज फॉर देम। तो मुद्दे की बात ये आती है कि कवरिंग लेटर जो बनाना है, दैट इज कला। कला क्या, एक आर्ट होती है। मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो मैं एक ये बात बताना चाहूंगा कि कुछ भी चीजें मान लो हम कवरिंग लेटर में लिखते हैं, तो उसमें डिटेल्स, हम वहां घूमने गए थे, वहां पे जी वो बहुत ही अच्छी दुनिया की गूगल से उठा उठा के लाइनें लिखते हैं। तो ये गूगल से उठा के लाइनें उनको समझ आता है। और आपकी कल ही एप्लीकेशन नहीं भैया, एक बंदा कम से कम 100-150 एप्लीकेशंस को टैकल करता होगा दिन में। तो वो टैकल करता है तो उसको स्टोरी समझ आती है, ये सारी गूगल की लिखी हुई लाइनें हैं। तो वो भी थोड़ा सा थक चुके हैं इस चीज से। तो कोई भी बंदा ये वीडियो देख रहा है तो उसको मैं बहुत क्लियर कट बोलूंगा कि कवरिंग लेटर जो है उसको एक बहुत ध्यान से बनाना होता है, और उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो चीजें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज जो बात करने आया था वो वाज रिलेटेड टू हम वीजा कैसे ले सकते हैं। देखिए, कोई भी चीजों में अगर हमारे पास एक रीजन होता है, तो रीजन होता है जिसको हम किस कारण से जा रहे हैं। तो कई लोग लिखते हैं कि घूमने जा रहे हैं, तो घूमने के लिए हम होटल बुकिंग लगाते हैं। तो और अगर हमारे पास स्पॉन्सर है, कोई वहां से जानता है, तो फ्रेंड है, कुछ आप अरेंज कर सकते हो अपना स्पॉन्सरशिप किससे बात करके, तब भी आपका फाइल लग जाता है, नॉट अ प्रॉब्लम अबाउट इट। तो ये स्पॉन्सरशिप जो होता है उसमें आपके वीजा के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू हम बात करें होटल बुकिंग। होटल बुकिंग जो होती है दैट इज कारण। मान लीजिए आप यहां से बॉम्बे जा रहे हैं, अगर मैं इंडियंस की बात करूं, तो हम बॉम्बे जा रहे हैं, तो वो होटल बुकिंग इसलिए चाहते हैं कि आप वहां जाके किसी धर्मशाला में तो सोएंगे नहीं। तो दोज पीपल वांट कि हम कहाँ पे मतलब रहेंगे। आप एक आपका पर्पस होना चाहिए कि मैं इस जगह रह रहा हूं, इस कारण से रह रहा हूं, और कहाँ कहाँ पे हमने घूमना है, ऐसी क्या चीज लगी जो आपको यहाँ पे घूमना है। तो दिस इज ऑल्सो अ रीजन। उसी तरह मान लीजिए एक पेंटर का वीजा आया था अपने ऑफिस में, और भी बहुत सारे वीजा आए। अभी एक 19 साल के लड़के का आया, अभी एक 23-24 साल के लड़के का आया, वो अनमैरिड थे, उनके वीजा आए। तो
19 साल का अनमैरिड बच्चे का वीजा आसानी से नहीं सोचा जाता लगता है। बट अगर हम एक जेन्युइनली उनको अपनी फाइल को पेश करें, एक जेन्युइन सा रीजन बताएं, तो कोई भी कंट्री चाहेगी कि उनके टूरिस्ट ना आए, क्योंकि टूरिस्ट तो कहीं भी जाता है तो वो अपने पैसे ही खर्च रहा है। तो अगर वो अपने पैसे खर्च रहा है तो कनाडा में भी खर्चेगा, तो उस गवर्नमेंट को उस चीज का फायदा ही होगा। तो हर कंट्री चाहते हैं टूरिस्ट आए, बट चक्कर ये है कि जो टूरिस्ट दिखाते हैं वो आपकी भी गलती नहीं है, बिकॉज द कंसल्टेंट जो आपके दिखाते हैं वो टूरिस्ट दिखा रहे हैं, तो उनको पोर्ट्रेयल में कुछ प्रॉब्लम आती है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे कंसल्टेंट्स को नॉलेज नहीं है, तो मैं बहुत क्लियर से बोल रहा हूँ कुछ चीजों में आपको इस चीज का देखना पड़ता है कि भैया आप कंसल्टेंट्स किस तरह चूज करें। इसका ये इसको ऐड और पब्लिसिटी मत मानना भैया, आपके एरिया में भी कोई अगर कंसल्टेंट आपको अच्छा लगता है तो आप उससे कर सकते हो। बट हम अपनी कवरिंग लेटर्स और हम अपने फॉर्म्स और आपकी फाइल की चेकिंग, हमारे यहाँ 3 लेयर चेकिंग होती है। तो सबसे पहले आपका प्रोसेसिंग वाला फाइल बनाता है, उसके बाद हेड चेक करता है, उसके बाद मेरे से चेक करवाई जाती है, तभी आपकी फाइल एम्बेसी में जाती है। तो इन चीजों में हम ये ध्यान रखते हैं कि आपका जो फाइल है वो बेस्ट लगे। बट क्या होता है कि होटल बुकिंग, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा रिफ्यूजल और वीजा के बारे में। देखिए, रिफ्यूजल एक कारण है कि हमने मान लो किसी का दरवाजा खटखटाया किसी कंट्री का, और हमने कहा कि हमारे को अंदर आना है। तो अगर मान लो उन्होंने नहीं आपको अंदर आने दिया, तो दैट डजंट मीन कि दूसरी बार आपका जिंदगी खत्म हो गया और वो वाला कंट्री ने आपके दरवाजे बंद कर दिए। जब तक कि आपको अगर ऐसा नहीं फील होता कि यू हैव ट्राइड योर लेवल बेस्ट, तब तक आपका रिफ्यूजल का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो मेरे पास 5-5 रिफ्यूजल लगा के आप देख सकते हैं वो फेसबुक पे नीचे। तो हमने जो स्टार्ट किया था वो 2017-18 में जो कनाडा टूरिस्ट वीजा एकदम से स्टार्ट किया था, और हम कनाडा टूरिस्ट वीजा आपका फाइल करवा रहे थे। उसके बाद मैंने यूके स्टडी वीजा का किया, और कनाडा टूरिस्ट में यू वुड सी 5-5 रिफ्यूजल्स के बाद वीजे, अनमैरिड लोगों के वीजे। तो ये जो चीजें हैं ये कोई घपलेबाजी नहीं हो सकती एम्बेसी के साथ। बट हमारे से ज्यादा सियाने हैं, वो भी आपको एक बात बता दूं, कई चीजें होती हैं कि हम या कोई कंसल्टेंट लिख देता है कि हम तो जी घूमने जा रहे हैं। यार एक घूमना, बंदा अभी घूमने जा रहा है तो उसका कोई स्पेसिफिक रीजन आपकी कवरिंग लेटर में जरूर मेंशन होना चाहिए। तो ये चीजों का ध्यान रखिए आप। उसी तरह ही आपके फॉर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें क्या है, फंड्स अवेलेबल फॉर स्टे, एक फॉर्म का सेक्शन है। तो फंड्स अवेलेबल फॉर स्टे आप किसको बोलोगे? आपके सेविंग को, आपके एफडी को, आपके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट को, आपकी एलआईसी को, आपकी केवीसी को। तो ये भी चीजें हैं कि कई लोगों को इसका ही नहीं पता। और मैं क्या बताऊं, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी। देखिए, किसी का एक कंसल्टेंट है तो उसका वीजा लगना कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर कोई हलवाई है अपनी मिठाई नहीं बना के नहीं खा सकता, तो थोड़ा समझिए कि क्या चीजें हैं। तो आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं तो आपकी मर्जी है आपने किससे फाइल लगाना है। ऐसा नहीं है कि 1-2 ही कंसल्टेंट है, या 5% ही कंसल्टेंट है, या 20% कंसल्टेंट है। मर्जी आपकी है, आपने कहाँ लगानी है। बट आपकी फाइल को जो पुटअप कर रहा है वो आपकी जिम्मेवारी है चूज करना। तो उसके बाद आप अपनी गलती नहीं कह सकते कि भैया मेरी गलती थी, मैंने कंसल्टेंट चूज किया, बिकॉज ये आपने ही डिसाइड करना है। और इस चीजों में अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज हो जाती है। तो उसी के साथ ही बताऊं कि मैं, देखिए, स्टाफ जो है उसको मालिक ने ही गाइड करना होता है। एक स्टाफ ने सैलरी लेनी है महीने के बाद, तो उसको मालिक ने ही गाइड करना होना किस लिए करना है। तो उसके ऊपर हर कोई एक मतलब स्पेसिफिक पर्सन लगाता है जिसको उसके चेक करना है। तो जो एक ओनर है उसके पास अकेला एक सेक्शन वीजास का नहीं है। मान लीजिए हम कनाडा स्टडी कनाडा टूरिस्ट कर रहे हैं, अमेरिका स्टडी अमेरिका टूरिस्ट कर रहे हैं। अभी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, बट मिल जाएंगी, वो भी कोई बड़ी बात नहीं। और एक मालिक के पास बहुत सारे सेक्शन है देखने के, तो एक टीम लीडर बनाया जाता है, और टीम लीडर ही उसको चेक करता है कि किस तरह से हो रहा है। बट क्या होता है कि कई दिक्कतें आ जाती हैं। दिक्कतें जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा काम कर रहा है, राइट, अब उसकी रिपोर्ट्स बॉस के पास टाइम थोड़ा कम होता है इन चीजों को देखने का। तो इफ आई हैव टू सी किसने क्या क्या किया। बट ये तो है कि किसी भी बॉस को अपने क्लाइंट्स का टेंशन होता है कि एक बंदे का रिफ्यूजल क्यों आया, इसका वीजा क्यों आया, उसको एनालाइज करना ये बॉस का ही काम है, वो उस बंदे का काम नहीं है। और ना ही उसको इस चीज के बारे में पता होता है, बिकॉज एक चीज को हमारे में एक इंटेंट नहीं है। इंटेंट बोलते हैं, एक विल नहीं है। अगर आपके बीच में विल ही नहीं है कुछ काम करने की, तो आप क्या करोगे उसमें। देखिए, अब अगर मान लीजिए
कोई भी बंदा स्टाफ है, तो मान लो कोई लीडर भी है, तो अगला सैलरी लेने आ जाते हैं ना, अभी आपके सैलरी बनता है, बिल्कुल हमारा फर्ज है उनको देना, उन्होंने मेहनत की, बट मेहनत किस तरह से की वो चेक करना एक मालिक का काम है। तो किसी भी दिक्कतों के लिए कोई भी ऑफिस का ओनर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तो उसका काम है उस स्टाफ से बात करना, उसका काम ही है उस पीएन से बात करना, उसका काम ही है वेटिंग एरिया में बात करना, और उसका काम ही है कॉलिंग में बात करना। तो इसीलिए मैंने आपको एक नंबर जारी किया था 9592929292। इसमें आप अपनी व्हाट्सएप कंप्लेंट्स लिख सकते हैं, और अपना जो भी आपकी कंप्लेंट्स हैं उसके लिए मेरा काम है उसको ठीक करना। तो स्लोली 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 ये सारी कंप्लेंट्स हट जाएंगी, एंड फिर एक परफेक्शन अचीव होती है। तो उस परफेक्शन को हम बोलते हैं जिसमें कि क्लाइंट इज सेटिस्फाइड, ओनर इज बॉस इज सेटिस्फाइड, ओनर इज सेटिस्फाइड कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको सही तरह से डील किया जा रहा है। अब इसी कारण में ही मान लीजिए बीच बीच में पैसे लिए गए क्लाइंट से, जो कि ओनर को नहीं पता, तो ये दिक्कतें आती हैं ऑफिस में। देखिए मैं ऑफिस की बात करूं तो पिछले बहुत इंसिडेंट्स हो गए हैं कि अभी किसी का नाम क्या लेना, बट द थिंग इज, मान लीजिए कोई स्टाफ है, ओके, उसने आपको कॉलिंग में लगा हुआ है, उसने आपसे पैसे किसी के अकाउंट में मंगा लिए, तो इसीलिए ही हमने बोला था कि आपको जो भी पैसा देना है वो आप ब्लू लाइन के अकाउंट्स में या कैश दे के ले सकते हैं, अपना डिटेल्स ले सकते हैं। अब कोई मान लीजिए आपके घर पे जाके कोई बात कर रहा है, कोई पैसा ले रहा है, उसका हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं, और हम इस चीज का खास क्या लगते हैं, बिकॉज द थिंग इज, देखिए कोई भी ऑफिस चलाने के लिए अगर किसी भी स्टाफ को लगता होगा भी फ्री में चल रहे हैं, काम आ रहा है, ऐसा नहीं होता भैया। आपके बिजली के बिल 30-40 हजार के आ रहे हैं, तो वो स्टाफ नहीं देखेगा, वो उनको यही लग रहा है कि इनकम आ रही है, उनको ये नहीं पता कि खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है। तो खर्चे में स्टाफ की सैलरीज होती हैं, कोई जनरेटर के डीजल होते हैं, जनरेटर का अपना कॉस्ट होता है, बिजली चल रही है, पानी चल रहा है, कॉफी चल रही है, चाय चल रही है, तो ये चीजें कोई नहीं नोट करता, बट ये चीज जरूर नोट करते हैं कि क्लाइंट्स आ रहे हैं और वो पेमेंट्स कर रहे हैं। अरे भैया पेमेंट्स जो कर रहे हैं तो उनका काम भी बढ़िया से हो रहा है, और हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं ब्लू लाइन में, तो हम एक मान लीजिए अब पेंटर था, तो पेंटर के पास 50-60 हजार का सेविंग जो वो देगा मेरे को, वो कहां से देगा। अब 15 से 20 दिन की जिसकी दिहाड़ियां लगी हूं, और 15 से 20 दिन की जिसकी दिहाड़ियां लग के बेचारा 7500 से 8000 रुपया कमाता हो, बेचारा नहीं है, देखो भैया हर कोई भगवान का भक्त है और बेचारा कोई नहीं होता, बट ठीक है हम उससे सहानुभूति रखते हैं कि 3 बच्चे उसके, 8000 रुपए इनकम महीने की, और 3 बहनें, तो उसने मुझे बताया कि चलो घर में झगड़े हो जाते हैं बहनों के, उनके चलो ससुराल हैं, तो कहते हैं 1-2 यहीं पे ही होती हैं, तो उसके खर्चे, एक बीवी और एक माँ, 8000 में आप बताइए कि 8000 में घर चल जाएगा उसका। तो अगर मैंने उसका 50-60 हजार में वीजा लगवा दिया, तो ये किसी का भला नहीं है, वो अपनी फैमिली को पैसे दे रहा है कमा के, या फिर कुछ और कर रहा है। मेरा जो दायित्व था वो तो मैंने किया, उसके बाद वो जो वहां पे पैसा कमाएगा वो इंडिया में ही भेजेगा, इंडिया में कमा के पैसे भेजेगा, तो इंडियन करेंसी को बूस्ट मिलता है उससे, तो ये भी तो एक फायदा है उनका जाने का बाहर। हम एक चीज को सोचते हैं कि भैया बाहर जा रहे हैं, हमारे लोग बाहर जा रहे हैं ऐसे, बट भैया एक चीज को सोचो, अगर हम एनआरआईज की बात करें तो दे आर द पीपल जो इंडिया को, पंजाब को खासकर सपोर्ट कर रहे हैं। तो पंजाब को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, हमारे स्टेट को, हमारे कंट्री को, पंजाब अकेला इंडिया का ही पार्ट है, तो इंडिया की करेंसी में उसमें हेल्प मिलती है जब आप वहां से पैसे भेजते हो। यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी खरीदता है एनआरआई, तो जो पेमेंट करता है यहाँ पे वो आपकी इंडियन करेंसी में ही आ रही है, उससे आपका डॉलर प्राइस जो है वो नीचे आता है और इंडियन प्राइस ऊपर जाता है। इस तरह से बैलेंस मेंटेन किया जाता है करेंसी का। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो कोई भी प्रॉब्लम्स हैं आपको, क्लाइंट्स की कोई भी कंप्लेंट्स है, मैं उसको अपने सिर माथे लेता हूं और मेरा ही जिम्मेवारी है उसको ठीक करना। बट एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए वीजा आ रहा है, रिफ्यूजल आ रहा है, ये एम्बेसी का काम है। तो एम्बेसी मैं बताता हूं आपको क्या होती है। आप एक बात समझिए, एम्बेसी जो है वो एक कोर्ट है, एम्बेसी ऑफिसर है वो एक जज है, आप क्लाइंट हो, मैं एक तरह से एडवोकेट और कंसल्टेंट हूं जो आपकी फाइल एम्बेसी में पुटअप करता है। देखिए अब जो वो काम करते हैं कि भैया वीजा, भैया वो 2 बंदे दे सकते हैं, गॉड और फ्रॉड, ना मैं गॉड हूं ना मैं फ्रॉड हूं, मैं स्टिकर तो लगा नहीं सकता भैया किसी के पासपोर्ट पे डुप्लीकेसी के। और
अगर आप 50-60 हजार की बात करें, जो मैं चार्ज करता हूं 40-45,000 चार्जेस हैं, बाकी तो डॉक्यूमेंटेशन आपने कंप्लीट करना होता है। तो उसी चीज में देखिए कि 12,000-13,000 आपकी एम्बेसी फीस होती है, ठीक है। उसके बाद टैक्सेस भी हैं, उसके बाद सैलरीज भी हैं, उसके बाद ऑफिस भी है। कोई भैया ऑफिस, कोई अगर काम वाला भी आ रहा है ऑफिस में, मेट्स हैं, हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, बट वो भी फ्री में काम नहीं कर रहे हैं, उनका भी घर है, उनका भी घर चलना है, और वो अपनी मेहनत का पैसा लेके जा रहे हैं। तो हम अगर ऐसा सोच रहे हैं कि कोई भी ऑफिस ऐसे चल जाता है, तो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट सिनेरियो। हमारे को एक, अगर मैं बात करूं आपको पंजाब में, तो 20-20, 25-25 लाख रुपया अप्रोक्सीमेटली ले लिया जाता है कनाडा के वीजा का। तो आप ये सोचिए 50-60 हजार में यूके का 12-14 लाख के आसपास का कुछ लेते हैं। तो किसी का 50-60 हजार में काम हो रहा है, तो वो कुछ गलत हो रहा है, तो उसमें उसकी हेल्प मिल रही है, वो इंडिया की हेल्प कर रहा है और पंजाब की हेल्प कर रहा है। तो इन सिनेरियो से थोड़ा सा ठीक रहिए। और मेरे पास कोई कंप्लेंट्स आ रही हैं जिसमें कि पंजाब में, पूरे इंडिया में वर्क परमिट्स डुप्लीकेट दिखा के आपसे ठगी मारी जा रही है। तो किसी ने भी अपने वर्क परमिट्स को चेक करवाना हो तो प्लीज वर्क परमिट्स को चेक करवा लीजिए, बिकॉज अगर डुप्लीकेट निकला तो आपके पैसे का नुकसान होगा। तो मैं एक और चीज बता दूं आपसे किस तरह पैसे लिया जाता है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, पहले 2,000 लिया जाएगा, फिर 4,000 लिया जाएगा, फिर 8,000 लिया जाएगा, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128। उसके बाद आपकी क्षमता खत्म हो जाती है। तो फिर वही बोलते हैं आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पंजाब में ही हो रहा है, तो और भी सिटीज में हो रहा है, तो मुझे उसके बारे में पता, बट दिल्ली और हरियाणा की मेरे पास कंप्लेंट्स आई हैं जो जिनको प्रॉब्लम है इस चीज में। तो इस चीज में क्या हुआ कि ऐसे ठगी बाज जाती है। तो आप प्लीज वो 2,000 जो दे रहे हैं, तो उससे प्लीज ध्यान करके पूछिए किस चीज का ले रहे हैं, और सही का ऑफिस में जाइए। आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। आप अगर किसी को पैसा दे रहे हैं तो आपने सोचना है, लोगों ने नहीं। बाद में अगर कोई ठगी हो जाती है तब भी हमारे पास आते हो, अगर आपसे कोई धोखा कर लेता है तब भी हमारे पास आते हो। बट जब उसकी बातों में फंस रहे थे, उसने पता नहीं क्या बात की, कैसे की, तो हमारे को कुछ तो सोचना चाहिए भैया। भी कुछ चेक ही कर लूं, ओनर के वीजे ही चेक कर लूं। स्टाफ के पास तो किसके पास वीजे होते हैं, तो ओनर के ही वीजे चेक कर लूं, वो किसी ने नहीं चेक करता। आप उनका वर्क परमिट्स का रिकॉर्ड चेक करो, वो कोई नहीं चेक करता। कोई स्टडी वीजा के चेक करो, वो कोई नहीं करता। बातों से देखिए, कोई भी मीठा बंदा है वो हमेशा ठगी मारने की कोशिश करता है। चाहे कौड़ा होगा वो करेला होगा, मेडिसिन भी कौड़ी होती है, वो आपको ठीक करती है। जो मीठा होता है चांसेस हैं कि वो ठग मारता हो। तो आप प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए कि किसी भी ऑफिस में जाने से पहले, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप प्लीज उनका वीजास का रिकॉर्ड और ओनर के वीजास जरूर चेक करना। और एक और बात थी कि मान लीजिए कोई इमिग्रेशन वाले भाई, मान लीजिए कोई दिल्ली में है, मेरे उनसे बात हुई, तो कोई भी क्लाइंट्स का मैं प्रॉब्लम के लिए उनको फोन करता हूं, तो प्लीज इस चीज को समझिए कि मैं कोई आपके अगेंस्ट नहीं हूं, एंड आई एम सपोर्टिंग यू इन दैट। कल भी मेरी दिल्ली में बात हुई किसी के साथ, किसी के कोई पैसे का था, कोई वर्क परमिट का, तो मैंने उनसे पूछा और उनका प्रोसेस जेन्युइन था। तो मान लीजिए अगर किसी का प्रोसेस जेन्युइन है तो हम उसमें कैसे गलत बोल देंगे उसको, और मैं क्यों बोलूंगा? मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी को, सही बंदे को गलत बोलने की। और कोई भी लोग जो भी ये सोचते हैं कि मैं किसी को फोन कर रहा हूं कि भैया ये कैसे हुआ, तो मैं शक की निगाह से आपको नहीं देख रहा, ना ही क्लाइंट को देख रहा हूं। मैं एक चीज को असेस कर सकता हूं, मैं एनालाइज कर सकता हूं कि किसकी गलती है, और उसको मैं बता सकता हूं। देखो, आई एम नॉट दैट अथॉरिटी कि मैं कुछ एक्शन ले लूंगा या ले सकता हूं। मैं एक अगर मैं राजपुरा में, मान लीजिए मैं राजपुरा प्रेसिडेंट हूं इमिग्रेशन एसोसिएशन का, तो ये राजपुरा का अगर मैं प्रेसिडेंट हूं, तो मुझे अगर कोई दायित्व दिया गया कि मैंने इसको चेक करना है, ये गलत है या सही है, तो वो मेरा काम है। बट ऐसा नहीं है कि मैं इमिग्रेशन का कुछ अगेंस्ट हूं बागों के, मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है किसी को। वो भी हमारे भाई हैं जो काम कर रहे हैं, बट आप अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, देखो घर तो हर किसी ने चलाना है। घर के भैया, अगर मान लो क्लाइंट्स की बात करें या इमिग्रेशन एजेंट्स की, उनकी भी फैमिलीज हैं, उन्होंने भी घर चलाना है, बट ये काम ईमानदारी से भी हो सकता है। तो दैट इज व्हाट माय सेइंग इज। एंड और क्या बताऊं आपको पता ही होगा। तो एक वीजा ऑफिसर का डिसीजन की बात करते हैं दोबारा से। एक वीजा ऑफिसर आपकी फाइल के ऊपर, कोई भी एम्बेसी की बात कर रहा हूं मैं, किस तरह से डिसीजन लेता है। वीजा ऑफिसर आपकी फाइल पे इस तरह से डिसीजन लेता है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपके फॉर्म्स, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके वो एक असेसमेंट लगाता है कि इस प्रोटोकॉल में
जिसमें मैं हूं, इसमें मैं इसको ग्रांट कर सकता हूं या नहीं कर सकता। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मान लीजिए कोई एंटी सोशल एलिमेंट, जैसे ओसामा बिन लादेन ने यहाँ पे सितंबर 2001 में एरोप्लेन्स बिल्डिंग्स में मारे, ठीक है, तो ऐसे बंदों को जिन्होंने वीजा दिया तो वो असेसमेंट हो सकती है बाद में। और कोई भी एम्बेसी, पुराने टाइम की बात छोड़ो, बट जितना भी 15-20 साल 25 साल की मैं बात कर रहा हूं, तो सारे रिकॉर्ड होंगे, आप इसको मत छुपा, नहीं छुपा सकते, तो इससे बचेगा। तो मैं बात कर रहा था जैसे कि ओसामा बिन लादेन है, ठीक है, वो तो जा नहीं सका अमेरिका में, तो जो भी बंदों का वीजा लगा वो कहे तो किसी और कंट्री से या कोई अमेरिकन नेशनल होंगे। तो अमेरिकन नेशनल्स की जो इंटरिम सिक्योरिटी है दैट इज वेरी स्ट्रांग। आपको भी नहीं पता कि आपके साथ वाले घर में कोई एफबीआई का एजेंट बैठा है जो आपको चेक कर सकता है। और अगर मान लीजिए उनका काम है चेक करना, तो एम्बेसी ऑफिसर का एक दायित्व बन जाता है। वो एक डिप्लोमेट है। डिप्लोमेट होता है एक, उसको हिंदी में मेरे को नाम नहीं आता, बट डिप्लोमेट जो होते हैं उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन होती है। और अगर मान लीजिए ऐसे कुछ गलती करते हैं तो उनका जो मुकदमा है वो इनकी कंट्री में चलता है, और ये देशद्रोह के आसपास का मुकदमा है। अगर कोई ऐसे कुछ गलत करता है तो हमें अपने देश के लिए, हमें अपने स्टेट के लिए, हमें अपने सिटी के लिए कुछ हेल्प ही करने के लिए जाना है। मैं आपकी भी प्रॉब्लम समझता हूं कि देखिए 15-20 हजार में आजकल गुजारा नहीं चलते। आप अगर बाहर जा रहे हो तो आपकी कोई मजबूरी है जो आप बाहर जा रहे हैं। अगर हम पंजाब की बात करें तो कोई भी माँ बाप अगर अपने बच्चों को बाहर भेज रहा है तो उसको यही चीज है कि यार मेरे बच्चे सेट हो जाएं, मेरी तो जिंदगी निकल गई, इनकी जिंदगी मैं सेट कर दूं। तो उसी कारण से ही आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं। तो फिर कंसल्टेंट अगर अपना ड्यूटी निभाए तो वो एक प्यारा रिलेशन बन जाता है। तो मैं कई फैमिलीज का फैमिली कंसल्टेंट हूं। तो अगर फैमिली कंसल्टेंट में हूं तो कुछ प्यार बना होगा, कुछ अच्छा किया होगा उनके लिए, कुछ उन्होंने हमारे लिए किया होगा, और उसी कारण से एक रिलेशनशिप डेवलप करता है। अभी मेरे से थोड़े दिन पहले किसी अपने पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनका ही वीजा आया, उनके बेटे का। तो उनसे मेरी बात हुआ तो उन्होंने बोला आपके यहां से 23 से 24 बच्चे हमारी ही खानदान की फैमिली के बाहर गए हैं। तो ये रिलेशनशिप जब डेवलप होता है तो एक विश्वास बनता है। तो विश्वास बनता है तो कहीं दूसरे के पास जाने का मन नहीं करता, बिकॉज उन्होंने देखा होता है सबको। और फिर जब विश्वास पूरा किया जाता है तब जाके समझ आता है कि यार यही जगह है जहां हमारे को जाना था। तो जो आपकी चीजें हैं, आप देखिए कोई अगर दूर रह रहा है, क्योंकि आप कहीं नेपाल से हैं, कहीं मान लीजिए किसी और कंट्री से हैं, कोई महाराष्ट्र से है, कलकत्ता से है, मुंबई से है, मुझे पता है आप मेरे को ही देख के आते हैं। विवेक बिंद्रा जी ने जो एक वीडियो बनाया था मेरे लिए अबाउट द ठगी इमिग्रेशन की, तो मेरे लिए से ज्यादा वो वीडियो आपके लिए था, ताकि आपको नॉलेज मिल सके कि किस तरह से इमिग्रेशन की ठगियों के बारे में बचाना है। मैं तो सिर्फ एक जरिया था जो उनको गाइड तो क्या करते हैं, वेरी बिग सेलिब्रिटी। देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ऐसे लोग जो समाज के लिए, अपने इंडियन समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं लोगों की, तो ऐसे लोगों का मैं जरूर बोलना चाहूंगा, अगर हमारी कम्युनिटी को, हमारे देश को हेल्प कर रहे हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है। और ऐसे लोगों के रिलेशनशिप्स अच्छे लोगों के साथ भी होते हैं। बट इस सिनेरियो में एक चीज बताना चाहूंगा कि वो जो इमिग्रेशन वाला वीडियो था, आखिर में देख के जाओ कि आपके लिए हेल्प है। तो यूट्यूब में ब्लू लाइन विश्वास इमिग्रेशन नाम के एक वीडियो है, विवेक बिंद्रा जी का। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा डाल के सर्च करेंगे ब्लू लाइन विश्वास इमिग्रेशन, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप उसमें चेक कीजिए किस तरह से आपसे प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, किस तरह आपसे ठगी होती है। अगर हौली हौली बचना शुरू करोगे तभी बचोगे, एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा ना बचने के लिए। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए। मैं आपको नॉलेज दूंगा किस तरह से आपको बचना है इन चीजों से। अगर देखिए हमारे देश में कुछ भी चीज ठीक हो रही है, मेरे स्टेट की बात करूं, मेरे देश की बात करूं, अगर कुछ भी ठीक हो रही है, वो मदद तो देश की होगी ना। तो अगर देश की हम मदद कर सकते हैं, आप कमा के मदद कर सकते हो, आप अपना टैक्स भर के मदद कर सकते हो, आप बाहर जाके मदद कर सकते हो। अगर आप इंडिया में पैसा भेज रहे हो तो आप अपनी देश की मदद ही कर रहे हो। और अगर आपको लगता है कि आप अपने फ्यूचर का सोच रहे हो, बिल्कुल सोच रहे हो, बट साथ ही साथ आप इंडिया को भी हेल्प करोगे, जो पैसा अपने घर वालों को भेजोगे वो इंडिया की करेंसी में उछाल लाएगा, वो चाहिए मुझे। देखो मैं एक चीज का आपको सारों को एक चीज भी बोलना चाहूंगा। देखिए मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मेरे भाई आते हैं, मैं क्या उनको क्लाइंट्स बोलूं। तो मैंने एक अभी करीबन हो गया 2-3 महीने
पहले से ही मेरा प्लान था साल से। तो मान लीजिए मेरे से कोई दूर से क्लाइंट्स आता है, ठीक है, उसने मान लो बुक आया है, सुबह किसी ट्रेन से आया है, तो आई ट्राई टू डू द बेस्ट फॉर हिम, ठीक है। मैं चाहता हूं चलो अगर कोई आ रहा है, कुछ चाय कॉफी में किसी का कुछ घिस नहीं जाता है और इतने में कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो अगर हम इस चीज को और रिश्ते को अगर हम ईमानदारी से चलाएं इस बिजनेस तो कोई बहुत अच्छा बिजनेस है। और मैं सारे लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कई लोग अगर ईमानदार हैं, देखिए ईमानदार का मुखौटा डाल के ईमानदार बनना और ईमानदार होना बहुत दो अलग अलग चीजें हैं। मेरे को 15 साल इस कैरियर में हो गए हैं, तो एटलीस्ट किसी से बात करके मुझे समझ आ जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो अगर ऐसी चीज है तो मैं ईमानदारों लोगों को कॉल करना चाहूंगा इंडिया के कोने कोने से, जो मुझसे ट्रेनिंग लेने चाहते हैं इस काम की, और उसकी हम 1 या 2 महीने का कोर्स रखेंगे जिससे कि आप अपना काम कर सकते हो और आप इससे सीख सकते हो और अपना काम पूरे इंडिया में खोल सकते हो। बट अगर ईमानदारी नहीं की तो फिर मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं अपने भाइयों के लिए, तो मुझे ही वो कंप्लेंट करेंगे कि आपने ठगी मारी, कोई भी नया आदमी आ रहा है तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक आएगा। तो जो भी लोग सीखना चाहते हैं इमिग्रेशन के काम को ईमानदारी से और मेहनत से, तो मैं वही नंबर आपको दे रहा हूं 9592929292 पे आप अपना नाम, आप अपना पता, अपना रिज्यूमे, अपना बायोडाटा एक ही मैसेज में लिखिएगा। प्लीज लंबे लंबे मैसेज एक ही करना, लंबे मैसेज टाइप करके आप मेरे को भेजिए तो कि मैं देख सकूं, और अगर आप जेन्युइन हो तो मैं आपको भी इस लाइन में ला सकूं। अगर मेरे कारण से कोई सीख रहा है, अगर मैं किसी का गुरु बनने योग्य हूं, तो अगर वो मानता है और वो सीखना चाहता है तो मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं और मैं आपको सिखा सकता हूं कैसे इमिग्रेशन को सही तरह से करने का तरीका क्या होता है, और उससे आप अपने वहां पे कीजिए। और मुझे उसके लिए देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मैंने अपने कोई भी विश्वास करने वाला बंदा उसको मैंने सही रास्ते में डालना है। अगर मेरे पास इतनी दूर बॉम्बे से या गुजरात से नहीं आ पा रहा तो वो मैं वहां उसके पास पहुंचना चाहता हूं और आप मेरा जरिया बनोगे। उस जरिया के लिए आप लोगों की किस तरह हेल्प करते हो वो भी मैंने चेक करना है कि अगर आप वो नहीं कर रहे तो मैं ब्लू लाइन विश्वास का नाम आपसे ले लूंगा वापस। बहुत क्लियर ही बोल रहा हूं, अगर आपने रिश्ता जोड़ना है, ईमानदार है तभी आना, नहीं तो प्लीज मैसेज मत करना। और इमिग्रेशन ऑफिस वालों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सारे हम कोई भी लोग अगर दूर से आ रहे हैं या पास से आ रहे हैं तो आप पे विश्वास करते हैं। आप उस विश्वास को इस तरह से जेन्युइनली बना के रखिए। मैं समझता हूं आपकी भी परेशानी है, क्योंकि ऐसा है, देखिए वीजा जो होते हैं वो एम्बेसी ने लगाने होते हैं। इसमें कंसल्टेंट सिर्फ आपकी एडवोकेट की तरह फाइल लगा सकता है एम्बेसी में। तो कई जेन्युइन कंसल्टेंट्स होते हैं तो उनको क्लाइंट्स बोलते हैं कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, बट आखिर में मालिक ओनर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टाफ या स्टाफ का कोई भी हेड पैसे देने में आगे नहीं आएगा, तो उसके लिए मालिक ही जिम्मेदार है। तो वो मालिक एक ईमानदार हो तो आपके पैसे आपको वापस भी मिलते हैं अगर आपके जेन्युइन है तो उस सिनेरियो में बोलना चाहूंगा कि कोई भी ओनर नहीं चाहता कि उसका ऑफिस का नाम खराब हो, कोई भी ओनर नहीं चाहता कि उनके क्लाइंट्स के वीजा ना हो, बट एक स्किल की कमी है जिसके कारण से किसी कंसल्टेंट के वीजे नहीं आ रहे। तो अगर उस स्किल के कारण उनके वीजे नहीं आ रहे तो उनको पहले स्किल लेने की जरूरत है। बट मैं किसी को ये नहीं कि मैं यहां बैठ के उपदेश दूं कि आप सीखिए या ना सीखिए, आपका अपना ऑफिस है जी, आप अपना चलाइए, आप अपनी जगह अच्छा काम कीजिए, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। और हम भी चाहते हैं कि ऐसे लोग जो अच्छा काम करना चाहते हैं वो आगे ही आए, चाहे मैं खुद ही प्रमोट करूंगा अपने चैनल पे या कहीं से प्रमोट करवाऊं, वो मेरा काम है, आप उसका टेंशन मत लीजिए। अगर आपका दिल साफ है, ईमानदारी है, तो 9592929292 पे अपना व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। नो कॉल्स प्लीज, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और व्हाट्सएप मैसेज में अपना बायोडाटा रिज्यूम भेजिए। हम इस देश को सुधारते हैं, हम इमिग्रेशन को सुधारते हैं। पंजाब में, इंडिया में, बिहार में, यूपी में, गुजरात में अगर इस तरह की सोच लेके हर कोई कंसल्टेंट चलेगा तो 2-3 महीने से ऊपर इंडिया को साफ होने में नहीं लगेंगे। तो प्लीज इस काम को कीजिए और बेहतर से अपना फाइल लगाइए। और हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारी बातें सुनी और अपने भाई को ट्रस्ट किया इतनी दूर दूर से, और मैं आपके प्यार का हमेशा आभारी रहूंगा। कुछ भी दिक्कतें या परेशानी ये चलती रहेंगी जीवन में। अगर आप सच्चे हो तो दुनिया भी देख लेगी क्या कौन सच्चा है कौन झूठा है, बट अगर आप सच्चे हो तो आपके साथ भगवान भी करते हैं। और माता रानी, नैना देवी या वैष्णो देवी माँ होंगे, चाहे श्री कृष्णा होंगे, वो आपके साथ हमेशा करते हैं अगर आप सच्चे हो। अगर आप झूठे हो
तो कोई भी नहीं खड़ेगा, चाहे आप जितना मर्जी भक्ति कर लीजिए, उससे नहीं कुछ होता। आपका मन साफ होना चाहिए। अगर आपने आगे बढ़ना है, अगर आपने सच्चाई से काम करना है और ईमानदारी से काम करना है, भगवान भी आपका साथ देगा और ईमानदारी से आप ऊपर जाओगे। उसका एक लाइव एग्जाम्पल मैं हूं, जिस कारण से मैं एक जॉब करने की स्थान से अब अपने ऑफिस में काम कर रहा हूं। अगर आप मेहनत ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको मैं सपोर्ट करूंगा, इसके लिए मुझे कोई चार्जेस नहीं चाहिए। एंड आई विल डू द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।